नए कलेवर, नई धार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। आबकारी नीति घोटाले के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो गई। सीबीआई ने कोर्ट से कहा है कि फिलहाल उसे और पूछताछ नहीं करनी है, लेकिन अगले 15 दिन में फिर पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है। वहीं सीबीआई के वकील ने यह भी कहा कि मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने मनीष सिसोदिया पर हमला बोलते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया की होली तिहाड़ जेल में मनेगी। दिल्ली के साथ हुई लूट और भ्रष्टाचार का न्याय होना अब शुरू हो गया है। सत्येंद्र और मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल जा चुके हैं और उनके आका भी बहुत जल्द उनके साथ होंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार खत्म करने का संकल्प लिया है। जो भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं वो परेशान हो रहे हैं। कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर उतर आई है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में अपने कार्यालय पर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का पोस्टर लगाया है, जिसमें दोनों को भ्रष्टाचारी और देशद्रोही बताया गया है। इस सब के बीच मनीष सिसोदिया के समर्थन में सरकारी स्कूलों के बच्चों से अभियान चलवाने के मामले में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने संज्ञान लिया है। संस्था ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस भेजकर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल और फोर्स की तैनाती की गई है। आज ही दिल्ली की आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में सीबीआई की टीम ने सोमवार को राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ की। करीब 5 घंटे लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई टीम वापस लौट गई। सुबह करीब 10 बजे सीबीआई टीम राबड़ी देवी से पूछताछ के लिए 10 सर्कुलर रोड स्थित उनके आवास पर पहुंची थी। सीबीआई की टीम ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में पूर्व सीएम राबड़ी देवी से कुछ सवाल जवाब किए। इस बीच राबड़ी आवास के बाहर सैकड़ों समर्थक धरने पर बैठे रहे और सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। सीबीआई का आरोप है कि 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए लालू परिवार को रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी के बदले लोगों द्वारा तोहफे में या कम दाम में जमीन दी गई। आरोप है कि लालू यादव और उनके परिवार ने कथित तौर पर 7 लोगों को जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दी थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी विवादों की आंधी बन गए हैं। विदेशी दोस्त, विदेशी एजेंसी या फिर विदेशी चैनल हो, किसी का भी दुरुपयोग करके भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए विदेशी जमीन से राहुल जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका लिया है। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में वांछित कुख्यात शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान सोमवार तड़के पुलिस अपराध शाखा के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। उस पर 50,000 रुपये का इनाम था। पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ के दौरान उस्मान को गोली लगी और वो गिर गया। उसे इलाज के लिए स्वरूप रानी अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शातिर विजय कुमार चौधरी उर्फ उस्मान ने ही सबसे पहले उमेश पाल पर गोलियां चलाई थीं। पुलिस ने इस कांड में शामिल अतीक के बेटे असद सहित सभी शूटरों की पहचान कर ली थी। एक विजय चौधरी उस्मान ही था जिसकी पहचान में पुलिस को काफी समय लगा। यूपी सरकार ने भी एक बार फिर कहा है कि एक एक अपराधी को सजा मिलेगी। यही योगी सरकार की प्रतिबद्धता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल को खाली करा सील करने की कार्रवाई की। छात्रावास के अधीक्षक डॉक्टर इरफान ने बताया कि उमेश पाल हत्या मामले में शामिल सदाकत खान कमरा संख्या 36 में अवैध तरह से रहता था। त्रिपुरा में कांग्रेस और वाम दल के गठबंधन को मात देकर भाजपा दोबारा राज्य में सरकार बनाने जा रही है। भाजपा विधायक दल नेता का चुनाव होने के बाद पार्टी ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। माणिक साहा को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है।
60 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा और आईपीएफटी गठबंधन ने 32 सीट पर जीत दर्ज की है। नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 8 मार्च को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। मेघालय में एनपीपी प्रमुख और मनोनीत मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने सरकार गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर यूडीपी और पीडीएफ का समर्थन पत्र सौंपा। इससे पहले वो 26 विधायकों वाली उनकी पार्टी एनपीपी और 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी और एचएसपीडीपी का समर्थन पत्र भी राज्यपाल को दे चुके हैं। गठबंधन को मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस 2 के रूप में जाना जाएगा और इसके अध्यक्ष कोनराड संगमा ही होंगे। कैबिनेट में कुल 12 सदस्यों में से 8 एनपीपी के, 1 हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और 1 भाजपा के विधायक हो सकते हैं। नागालैंड में एनडीपीपी और भाजपा गठबंधन ने सत्ता में दोबारा वापसी की है। मुख्यमंत्री के रूप में नेफ्यू मंगलवार यानी कल शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर आगामी गर्मियों में गर्म मौसम की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री को अगले कुछ महीनों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान और सामान्य मानसून की संभावना के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री को रबी फसलों पर मौसम के प्रभाव और प्रमुख फसलों की अनुमानित उपज के बारे में भी जानकारी दी गई। बैठक में सिंचाई, जल आपूर्ति, चारा और पेयजल की निगरानी के लिए चल रहे प्रयासों की भी समीक्षा की गई। कोरोना के बाद बदले परिदृश्य में दुनिया के देशों का ध्यान स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के विकास पर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि स्वास्थ्य देखभाल की बात करते समय पूर्व कोविड युग और महामारी के बाद के युग को विभाजन के साथ देखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए देश में स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ते प्रसार का उल्लेख किया और वन अर्थ वन हेल्थ के विजन को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने स्वास्थ्य के आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास पर बल दिया। विदेशों पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार की तरफ से हो रहे प्रयासों का पीएम ने जिक्र किया। उन्होंने फार्मा क्षेत्र के दुनिया का विश्वास हासिल करने पर खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने आपूर्ति श्रृंखला को महत्वपूर्ण विषय बताया है और कहा कि इसकी समझ कोरोना के समय हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में इलाज को किफायती बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। पीएम मोदी ने कहा कि जन औषधि केंद्रों के कारण गरीब परिवारों की 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। वेबिनार में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने बताया कि बीते वर्षों में 260 से अधिक मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। वहीं मेडिकल सीटों की संख्या 2014 के बाद आज के समय में दोगुनी हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रा को छोटे शहरों और कस्बों तक ले जाया जा रहा है। गुजरात के गांधीनगर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को एक वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के अलावा राज्यों में एनडीए सरकारें भी रोजगार मेले का आयोजन कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में गुजरात में 1.5 लाख से अधिक युवाओं को राज्य सरकार ने नौकरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार सृजन के लिए केंद्र सरकार एक ठोस रणनीति पर काम कर रही है। हमारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के माध्यम से ज्यादा रोजगार के मौके प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना से छोटे कारीगरों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ इन्हें एमएसएमई उद्योगों के साथ जोड़ा जा रहा है। देश में G20 की जारी बैठकों के बीच हैदराबाद में फाइनेंस ट्रैक की अहम बैठक का शुभारंभ हुआ। वित्तीय समावेशन को लेकर यह दूसरी बैठक है। भारत का जोर डिजिटल तकनीक को सर्वसुलभ और सबकी पहुंच में बनाए जाने पर है। इटली सह अध्यक्षता कर रहा है। केंद्र सरकार जल्द ही देश भर से 4 धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक मजबूत स्वास्थ्य सहायता और आपातकालीन प्रबंधन बुनियादी ढांचा तैयार करने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आज उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मुलाकात के बाद ये बात कही। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मंडाविया ने कहा कि आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सर्वोत्तम संभव स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य आपातकालीन बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा। बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश का पहला 100% घरों में नल कनेक्शन वाला जिला बन गया है।
जल जीवन मिशन के तहत 167 पंचायतों के 254 गांवों में घर घर नल से जल पहुंचाने वाला बुरहानपुर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुए जल जीवन मिशन के तहत नारी शक्ति के प्रयासों की सराहना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिक्किम में गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक के विशेष आवरण का अनावरण किया। सिक्किम दुनिया के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज भोपाल में सुशासन पद्धतियों पर 2 दिन के क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कर चुके हैं। सम्मेलन में डिजिटल पहल और नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार का ध्यान जलमार्गों को खोलकर मालवाहक और यात्री जहाजों की आवाजाही के लिए 23 नदियों की प्रणाली को विकसित करने पर है। जोखिम सूचित आपदा वसूली और पुनर्निर्माण पर दिल्ली में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें बोलते हुए गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हितेश कुमार मकवाना ने कहा कि फिलहाल इस क्षेत्र के लिए सीधे तौर पर फंड नहीं है, लेकिन अगर नियमों और फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पर ध्यान दिया जाए तो गौर किया जा सकता है। मौसम विज्ञान विभाग ने केरल में गर्मी को लेकर चेतावनी जारी की है। कासरगोड और कुन्नूर जिलों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि बढ़ती गर्मी की वजह से जंगल में आग फैलने की आशंका है। आपदा प्रबंधन की चुनौतियों को लेकर आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2023 का उद्घाटन 10 से 11 मार्च को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मेंबर सेक्रेटरी एनडीएमए कमल किशोर ने बताया कि इन 2 दिनों के इस कार्यक्रम में देश में हो सकने वाले किसी भी आपदा के पहलू पर चर्चा की जाएगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीओजेके के विस्थापितों के लिए विशेष शासन शिविर का उद्घाटन किया। शिविर के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य लिया गया है। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार पीओजेके के शहीदों की याद में स्मृति भवन का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि पीओजेके भारत का अभिन्न अंग है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होलिका दहन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि होली उन्हीं के साथ खेलें जो सहमति के आधार पर आपके साथ खेलना चाहते हैं। किसी के घर, धार्मिक स्थल, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर जबरन रंग न डालें। शांति सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर नौसेना कमांडरों के सम्मेलन में शिरकत की। पहली बार यह सम्मेलन भारत के प्रथम स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर आयोजित किया जा रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों के लिए 77 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद देश में किसानों की स्थिति में सुधार देखने को मिला है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार मिशन रोजगार अभियान चला रही है, जिसके तहत अगले 3-4 साल में 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कौशल विकास करके राज्य देश की अर्थव्यवस्था में विकास के इंजन के रूप में काम कर सकता है। राज्य के बजट पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में कहा कि इस बजट में गरीबों, बेरोजगारों, आदिवासी समुदाय, किसानों, मजदूरों और युवाओं के लिए प्रावधान किया गया है। निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में आज सुबह लगभग 5:07 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 मापी गई। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर विदेशी राजदूतों ने भी होली महोत्सव में हिस्सा लिया।
इस अवसर पर मीनाक्षी लेखी ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली सामाजिक समरसता और प्रेम का त्योहार है। विदेशी राजदूतों के लिए ये अविस्मरणीय पल रहा। उन्होंने कहा कि ये प्रेम और उमंग का त्योहार है जिसे अनुभव कर वो उत्साहित है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह भस्म आरती के दौरान फाग उत्सव की धूम देखने को मिली। भस्म आरती के दौरान विविध प्रकार के फूलों की होली खेलकर फाग उत्सव मनाया गया। तेलंगाना में हैदराबाद सिटी पुलिस ने हैदराबाद के पीपुल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर राइज एंड रन मैराथन का आयोजन किया। शेयर बाजार में आज बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 415 अंक की बढ़त के साथ 60,224 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के निफ्टी में भी 117 अंक की बढ़त दिखी, 17,700 के पार चला गया। भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात फरवरी में बढ़कर रिकॉर्ड 16 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है। यह आंकड़ा परंपरागत आपूर्तिकर्ताओं इराक और सऊदी अरब के संयुक्त तेल आयात से भी अधिक है। रूस से भारत का आयात बढ़ने का असर सऊदी अरब और अमेरिका से होने वाले तेल आयात पर पड़ा है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022-2023 की चौथी सीरीज आज से खुल गई। इसमें 10 मार्च तक निवेश का मौका है। इस बार सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए 5,611 रुपये प्रति ग्राम का भाव तय किया है। यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों की मजबूत बिक्री के चलते फरवरी में देश में वाहनों की कुल खुदरा बिक्री में सालाना आधार पर 16% का उछाल आया। अडानी समूह में एलआईसी के निवेश अब फिर से मुनाफे में लौट आया है। अडानी के शेयरों में तेजी के बाद एलआईसी का मुनाफा 39,000 करोड़ पर पहुंच गया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी के अध्यक्ष और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर संघीय सरकार ने सिंध सरकार और पीपीपी के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान नहीं किया तो उनकी पार्टी के लिए सरकार में बने रहना मुश्किल होगा। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान के भाषणों के प्रसारण पर रोक लगे होने के बावजूद निजी टीवी न्यूज चैनल ARY ने इमरान का भाषण प्रसारित कर दिया, जिससे ARY न्यूज को ऑफ एयर कर दिया गया। छात्राओं को संदिग्ध रूप से जहर देने की घटनाओं पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई ने सोमवार को कहा कि अगर बालिका विद्यालयों में लड़कियों को जानबूझकर जहर देने की बात साबित होती है तो दोषियों को अक्षम्य अपराध के लिए मौत की सजा दी जाएगी। ईरानी अधिकारियों ने हाल के सप्ताह में इन घटनाओं को स्वीकार किया, लेकिन इस पर जानकारी नहीं दी कि इन घटनाओं के पीछे कौन हो सकता है या इसमें किसी तरह के रसायन का इस्तेमाल किया गया। पूर्वी यूक्रेन में आग के गोले बरसा रही रूसी सैनिक और यूक्रेनी सैनिकों के बीच अब बखमुत में आमने सामने की जंग शुरू हो चुकी है। रूसी सैनिकों के बखमुत के अंदर तक पहुंचने के बाद लोगों के बीच दहशत फैल चुकी है। हमले की वजह से बखमुत का अधिकतर इलाका मलबे में तब्दील होता दिख रहा है। जॉर्जिया में आज सोमवार को एक बार फिर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हाथापाई हो गई। फॉरेन एजेंट कानून के विरोध में सड़क से लेकर संसद तक संग्राम का दौर जारी है। कई विपक्षी सांसद अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच अपना विरोध जताने लगे, लेकिन सत्ता पक्ष ने विपक्षी दलों के सांसदों को धक्का मुक्की कर सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। संसद में विरोधी दलों के नेता सत्तारूढ़ ड्रीम पार्टी की तरफ से संसद में लाए गए एक विवादास्पद विदेशी एजेंट कानून का विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में कानून का व्यापक तौर पर विरोध हो रहा है। जॉर्जिया के राष्ट्रपति सैलोम जोराबिचविली ने भी कहा कि अगर विधेयक को संसद से पारित कराया जाता है तो वो बिल के खिलाफ अपने वीटो का इस्तेमाल करेगी। ऑस्ट्रेलिया को अहमदाबाद में शुरू होने वाले चौथे टेस्ट मैच से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस इस मैच के लिए भी टीम के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। इस साल चीन में होने वाले एशियन गेम्स और अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक की तैयारियों को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज साई हेडक्वार्टर में एक समीक्षा बैठक की। खेल मंत्री ने कहा कि हमारे खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार हैं और हमें पूरा यकीन है कि खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा पदक जीत कर लाएंगे। देश के सफलतम लंबी दूरी के तैराक प्रभात कोहली ने ओशन 7 चैलेंज को पूरा करने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। वो इस मुकाम तक पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने धमाकेदार अंदाज में मैनचेस्टर यूनाइटेड पर 7-0 की बड़ी जीत दर्ज की। मोहम्मद सलाह लिवरपूल की ओर से प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
आर्सेनल की महिला टीम ने फुटबॉल की वुमेन्स लीग कप का खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर ने कड़े संघर्ष के बाद मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। क्रोएशिया की डोना वेकिक ने मॉन्टेरी ओपन के फाइनल में रोमांचक जीत हासिल करके खिताब जीत लिया है। दुनिया के नंबर 1 फार्मूला 1 ड्राइवर रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपन ने सीजन ओपनिंग रेस बहरीन ग्रां प्री को अपने नाम कर लिया है। अजय देवगन स्टारर फिल्म भोला का ट्रेलर रिलीज हो गया है। जानवी कपूर ने अपने जन्मदिन पर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया है जिसमें उन्होंने NTR 30 का फर्स्ट लुक साझा किया है। साउथ सुपरस्टार धनुष की फिल्म वाथी थिएटर्स में धमाल मचा रही है। दुनिया भर में इस फिल्म ने 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। महानायक अमिताभ बच्चन हैदराबाद में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा तब हुआ जब अमिताभ फिल्म प्रोजेक्ट के लिए एक एक्शन सीन शूट कर रहे थे। हादसे के बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। अमिताभ बच्चन हैदराबाद में उपचार के बाद मुंबई अपने घर लौट चुके हैं। फिल्म हेरा फेरी 3 में संजय दत्त विलेन रवि किशन के बड़े भाई का किरदार निभाएंगे और तोतला गैंग का एक अहम हिस्सा होंगे। अमेरिका पहुंचे कार्तिक आर्यन अमेरिका के डलास में हुए होली सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। टाइगर 3 के सेट पर शूटिंग के बीच सलमान की फैन के साथ एक तस्वीर दिखाई दी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने आलिया के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा, बच्चे 45 दिनों से स्कूल क्यों नहीं गए। नवाजुद्दीन ने ट्विटर पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, ये कोई आरोप नहीं है लेकिन मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूं। साउथ स्टार रवि तेजा भी मास एंटरटेनर अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म टाइगर नागेश्वर राव लेकर आ रहे हैं। टाइगर नागेश्वर राव के गेटअप में आने के लिए रवि तेजा ने काफी मेहनत की है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।